गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट। और हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो था चरक। चरक के अंदर हम लोग पूर्वार्ध पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चरक के अंदर निदान स्थान। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, निदान स्थान के अंदर उन्होंने 8 चैप्टर्स के बारे में बताया है। सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो है ज्वर, दूसरा जो उन्होंने बताया वो है रक्त पित्त, फिर इसके बाद इन्होंने बताया है गुल्म, फिर इसके बाद इन्होंने बताया है प्रमेय, फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कुष्ठ, फिर इसके बाद इन्होंने बताया है शोष, उसके बाद उन्होंने बताया है अपस्मार, अपस्मार के बाद उन्होंने लास्ट जो बताया वो है उन्माद। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल चैप्टर कितने हो गए? 8। निदान स्थान किसके बाद में आया है? तो इसके बाद जो आया है ये आया है सूत्र स्थान के बाद। और इसके बाद में कौन सा स्थान आ जाएगा? दैट इज विमान स्थान। हमें मालूम होना चाहिए कौन सा स्थान पहले था, कौन सा स्थान बाद में है। जो स्थान हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ को ओरिएंटेड है? तो हमने जैसा कि इसके नाम से देखा था, ये निदान स्थान निदान ओरिएंटेड है। निदान का मतलब हो गया फैक्टर्स। फैक्टर्स में फिर हमने देखे थे 2 तरीके के फैक्टर हैं, आहार विहार। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था भाई आहार विहार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद के अंदर उन्होंने चिकित्सा में जो पहला श्लोक दिया है वो है निदान परिवर्जनम। निदान को हटा दीजिए, डिजीज का आधा काम हो जाएगा। एक और बात उन्होंने बताया वो है स्वभावो परमवाद। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी चीज़ की ना उत्पत्ति होती है ना डिस्ट्रक्शन होता है। आप चीज़ों को ठीक कर दीजिए, बॉडी खुद ही हील कर लेगी। तो स्वभावो परमवाद के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। और क्या चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी? तो हमने डिस्कस किया था निदान स्थान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिजीज़ के बारे में पहला पंच निदान। पंच निदान में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? तो वो था, सबसे पहला था निदान, निदान के बाद था पूर्व रूप, पूर्व रूप के बाद था रूप, फिर था उपशय, एंड लास्ट जो था वो था संप्राप्ति। तो ये 5 पॉइंट मुझे हर डिजीज़ के याद होने चाहिए। ठीक है, एंड देन रूप में भी हमने डिसाइड किया था 2 तरीके की चीज़ें, एक होता है स्पेसिफिक सिम्टम, एक होता है नॉर्मल सिम्टम। ये दोनों चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। संप्राप्ति में मुझे दोष, दुष्य, धातु, सन्निकर्ष, मार्ग, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो रीज़न है ये सब क्यों मालूम होना चाहिए? तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो श्लोक है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत है सर्व सभी के सभी सामान्यम वृद्धिकरणम, कि जो भी चीज़ सेम गुण की है उन दो को अगर आप मिला दोगे तो वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और विपरीत अपोजिट, विपरीतस्तु हसस्य, और अगर आप उसका अपोजिट दोगे तो वो उसको कम कर देगा। तो ये चीज़ है, तो ये आपकी ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। इसलिए अगर मुझे ये पता है ज्वर का निदान क्या है या रक्तपित्त का निदान क्या है, तो एग्जाम्पल देके रक्तपित्त के बारे में ब्रीफ करता हूँ, फिर कल से हम लोग श्लोक डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग रक्तपित्त के बारे में, सबसे छोटा डिजीज़ है इसलिए रक्तपित्त के बारे में बता रहा हूँ। तो रक्तपित्त में हमें सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है? इसका नाम, तो रक्त प्लस पित्त, ये हो गया आपका रक्तपित्त। अब इसके अंदर जब आप इटियोलॉजिकल फैक्टर देखोगे तो वो बताते हैं विरुद्ध आहार, तीक्ष्ण आहार, विदाही आहार, और रहन सहन में वो कहते हैं अति आतप सेवन, बहुत जगह रात्रि जागरण, पेशेंट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा चीज़ों को करना। तो अब मैं बात करता हूँ मान लीजिए विरुद्ध आहार की या तीक्ष्ण आहार की।
ठीक है। इसे में उन्होंने बताया लवण जो बहुत ज़्यादा खाता हो, अम्ल जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है अगर कोई तीक्ष्ण आहार यानी बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें या लवण बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, अम्ल या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा रहा है, तो लॉन्गर रन पे एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली आप धीरे धीरे उसको इकट्ठा करते जा रहे हो, जब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तो डिजीज़ हो जाएगी। तो लॉन्गर रन पे क्या करेगा, ये रक्तपित्त की उत्पत्ति कर देगा। अब मुझे रक्तपित्त के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट आके कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे जो है वो ब्लड आ रहा है। आदमी क्या कर रहा है, आदमी कह रहा है ठीक है आप एक काम कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए टैबलेट आता है, टैबलेट का नाम है ट्रांसएनामिक एसिड, आप ये ले लो, ब्लड आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो अब मान लो मैंने ये ब्लड को बंद करने के काम डिजीज में यूज में लेते हैं। अब पेशेंट ले लिया, पेशेंट को ब्लड आना बंद हो गया, लेकिन उसने अभी तक अपने जो रीजंस थे, जो फैक्टर्स थे, वो बदले नहीं है। तो हो क्या रहा है, फैक्टर से कंटिन्यू चल रहे हैं, ये फैक्टर्स के कारण डिजीज हो रहा है, पेशेंट ये टैबलेट खा रहा है, टाइम बिंग के लिए उसको आराम हो रहा है, उसने ये टैबलेट छोड़ी फिर डिजीज हो गई। तो अब अगर मुझे इस सर्कल से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना है, मुझे निदान को बदलना है, यानी कि मैं जो है इस निदान को ही गायब कर दूं। यानी मैंने मेरी लाइफस्टाइल से ये निदान हटा दिया, जैसे ही मैं इसको निदान को हटाऊंगा ऑटोमेटिकली द इंटेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज विल डिक्रीज। फिर यहाँ पे दो तरीके की चीज़ थी, पहला आता है स्वभाव परमवाद लग जाएगा, बॉडी खुद को खुद ही ठीक करने लगेगी। दूसरा, अब मैं पेशेंट को वो चीज़ें खिलाऊंगा जो विपरीत हो। क्यों? क्योंकि विपरीत अस्तु, अपोजिट दे दीजिए आप खाने के लिए डिजीज़ का, तो डिजीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो मुझे पता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अपोजिट मैं दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया मधुर रसात्मक, ठीक है, स्नेह युक्त। मैं ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो कि डिजीज़ के प्राइमरी एटियोलॉजिकल फैक्टर के अपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली उस डिजीज़ को कम कर देगी। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एंड दिस इज कंप्लीट ट्रीटमेंट। एंड हमारा एम क्या होता है, तो आयुर्वेद कहता है आपकी चिकित्सा इस तरीके से हो कि जब मैं एक डिजीज़ को ठीक करूं तो उससे एक तो दूसरी डिजीज़ ना पैदा हो जाए, दूसरा उससे कोई किसी तरीके का उपद्रव ना पैदा हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ध्यान में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना मेरा ट्रीटमेंट कि मैंने दे दी, पेशेंट को बंद हो गई, लेकिन ये गोली खाने से अब पेशेंट को पेट में दर्द होने लग रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो मेरे को इस तरीके से ये चीज़ को करना है। तो आगे निदान, अब हम आगे डिस्कस करते हैं बाकी पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निदान डिस्कस कर दिया, के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है पूर्व रूप। तो फिर रक्तपित्त के अंदर पूर्व रूप में मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तो हीट सेंसेशन बढ़ जाएगा पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को ईचिंग विचिंग फील हो सकती है, पेशेंट को छोटे छोटे पोर्स में ब्लड वगैरह आ सकता है, कभी नाक से नक्सीर आ गई, कभी मोशन में ब्लड आ गया। अब वो फिर बताते हैं रक्तपित्त और दूसरी बीमारी, ऐसी भी तो बीमारी है जिनमें और ब्लड आता है, पाइल्स है, फिस्चुला है, तो आप कैसे बाइफरकेट करोगे। तो उन्होंने फिर उसके अंदर लक्षण बताए। तो वो क्या कहते हैं, रक्तपित्त में क्या होता है, रक्त और पित्त, तो आपने खाना पीना गड़बड़ किया, पित्त बढ़ा, ये खराब पित्त वापस से जाके रक्त में मिल गया, और क्योंकि रक्त ही पित्त का स्थान है तो पित्त जब वापस रक्त में आया तो और डबल पावरफुल हो गया। अब ये खराब पित्त रक्त को खुद के जैसा करके बॉडी के अंदर अलग अलग जगह जाके तीन तरीके से अपने आप को शो करता है। कौन से तीन? ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, अधो नीचे की तरफ, एंड देन देयर इज रोम कूपोरों से ब्लड आ रहा है। तो तीन कैटेगराइजेशन के अंदर वो अपने आप को शो करने लगेगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, जबकि ऐसा फाइल्स में नहीं होगा, फाइल्स नीचे से ही होगा, स्पेसिफिक है वो, ठीक है ना। मेरे को और कोई इशू हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक है, एक जगह फिक्स है, वहीं से ब्लड आ रहा है। रक्तपित्त में द मोड, जिस जिस जगह से ब्लड आ सकता है वो बदल जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, तो वो ये कह रहे हैं कि रक्तपित्त में, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, धातु कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो एक तो दोष, दुष्य क्या है यहाँ पे, रक्त है, धातु, रक्त धातु है, विमार्ग गमन, जब आप रक्तपित्त को देखोगे तो इसमें विमार्ग गमन, रक्त और पित्त मिलके अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाके बहने लगा है, तो विमार्ग गमन आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये रक्त आ गया, दोष कौन सा है, पित्त का दोष है सर, ये पित्त दोष, रक्त दूषित दोनों मिल गए, धातु रक्त होगी, रक्त धातु, ठीक है, इनका सन्निकर्ष हो गया। मार्ग में आता है विमान मार्ग, तो विमार गमन, अपनी जगह को छोड़ के ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ जाती है। रूप के अंदर मुझे ब्लड दिखने लग गया। उपशय का मतलब क्या होता है, पैसिफाइंग फैक्टर्स,
क्या चीज़ दे रहे हैं, डिजीज़ की इंटेंसिटी कम हो रही है, क्या चीज़ दे रहे हैं वो बढ़ रही है। अब मुझे पता है तीक्ष्ण में दूंगा तो रक्तपित्त बढ़ेगा, विधायी में दूंगा तो रक्तपित्त बढ़ेगा, नमक ज़्यादा खाऊंगा तो रक्तपित्त बढ़ेगा, अम्ल ज़्यादा खाऊंगा तो रक्तपित्त बढ़ेगा, इसका अपोजिट ले लूंगा तो कम हो जाएगा। अपोजिट लेना है, ऑटोमेटिकली उसमें आराम आ जाएगा, ये वाली चीज़। एक और चीज़ जो हमें डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है साध्यता और असाध्यता। तो सबसे पहले होता क्या साध्यता असाध्यता, चरक ने सूत्र स्थान में भी बताया, वो ये कहते हैं कोई भी बीमारी दो कैटेगरी की होती है, साध्य ट्रीटेबल, असाध्य इनट्रीटेबल, आप ट्रीट नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं साध्य भी दो तरीके का है, इजीली ट्रीटेबल, थोड़ा सा हार्ड टू ट्रीट है। फिर असाध्य भी दो तरीके का है कि एक वो है जिसमें मैं दवाइयाँ दे के पेशेंट की कंडीशन को मैनेज कर सकता हूँ, जड़ से ख़त्म नहीं होगी बट सिम्टम्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा वो है जिसमें कुछ भी नहीं मैं कर सकता। तो उन्होंने रक्तपित्त के बारे में क्या बताया, तो वो कहते हैं कि रक्तपित्त जो है वैसे तो वो कृच्छ साध्य व्याधि है, ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा युक्ति प्रमाण वैद्य को लगाना पड़ेगा, तो ये होता है। रक्तपित्त के टाइप के हिसाब से भी उन्होंने बताया कि ऊर्ध्व जो है वो साध्य है, वो कहते हैं अधो जो नीचे वाला मार्ग है वो जो है वो कृत साध्य है, और जो तीर्यक है रोमकूप से निकल रहा है, इनसे निकल रहा है, उसके लिए उन्होंने यूज किया असाध्य। तो अब हम समझते हैं इन तीनों चीजों के बारे में और ऐसा क्यों होता है। यहां पे उन्होंने ये बताया है, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब क्या हो गया, पेशेंट के कान से, नाक से, मुंह से, यहां से ब्लड आ रहा है तो ये हो गया ऊर्ध्व। अधो के अंदर क्या हो जाएगा, आपको मोशंस, यूरिन, ठीक है ना, बिना पीरियड्स के पीरियड टाइप का सा फीलिंग आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये हो गया। एंड तीर्यक में क्या होगा, स्किन के थ्रू परफोरेशन हो रहा है, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, मुझे यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो ये कैटेगरी हो जाएगी। तो इसमें वो ये बताते हैं कि जब ऊर्ध्व रक्तपित्त है, ऊपर का रक्तपित्त है, तो ऊपर के रक्तपित्त में क्या होता है कि भाई पित्त है और पित्त को कम करना है, तो पित्त के लिए ट्रीटमेंट क्या हो, विरेचन। पित्त को कम करने के लिए श्रेष्ठ ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, विरेचन। ऊर्ध्व रक्तपित्त में पित्त बढ़ा हुआ है, आपने जैसे, अब ऊर्ध्व का मतलब हो गया ऊपर, विरेचन का मतलब हो गया गंदगी को नीचे से निकालना, और पित्त को कम करने का भी बेस्ट ट्रीटमेंट विरेचन ही है। यानी कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में जब मैंने पेशेंट को विरेचन कराया, पित्त भी बाहर निकल गया, पित्त डिक्रीज हो गया, ये ऊपर जा रहा था वो अब उल्टा हो गया, विरेचन से वो नीचे आने लग गया, इसलिए ये इजीली ट्रीटेबल है। एक ही विरेचन प्रोसीजर से मैंने पित्त को भी ठीक कर दिया एंड मैंने जो डिजीज का मोड है, जो रूट है, मैंने वो भी बदल दिया, तो इजीली ट्रीटेबल। पेशेंट को हमने कहा विरेचन करो, विरेचन क्या होता है, हम उसके अंदर 7 दिन पेशेंट को सिद्ध घृत वगैरह खिलाते हैं, एक लघु आहार देते हैं, 7 दिन उसको मालिश होती है, स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, एंड देन उसके बाद एक दिन हम उसको मेडिसिन देके विरेचन, विरेचन का मतलब क्या है, लूज मोशंस, लूज मोशंस कराते हैं। लूज मोशंस में हम उसको अलग अलग वेग दिलवाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि भाई वेग फिर 3 तरीके के हैं, एक है कम है, एक है मध्य वेग है, एक है ज़्यादा हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन द डिजीज एज वेल एज पेशेंट का बल, पेशेंट की, पेशेंट का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और पेशेंट का मनह स्ट्रेंथ, इस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट विरेचन कर पाएगा, वमन कर पाएगा, कितने वेग कर पाएगा, कितने वेग सहन कर पाएगा, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे ही विरेचन किया, तो विरेचन करने से ऊर्ध्व रक्तपित्त में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। तो ये कैसा हो गया, सुख साध्य, इजीली ट्रीटेबल। अब अधो में, अधो में क्या है, अधो के अंदर ऑलरेडी ब्लड नीचे से निकल रहा है, और विरेचन अगर मैं देता हूँ तो ब्लीडिंग को और बढ़ा देगा नीचे से, यानी कि ये मेरे लिए मुश्किल है। तो यानी मुझे कैसी दवाइयाँ देनी, मुझे ऐसी दवाई देनी है जिससे पित्त तो कम हो लेकिन वो नीचे के रास्ते से कम ना हो, क्योंकि अगर नीचे के रास्ते से कम करूँगा तो जो पहले पेशेंट की बीमारी है वो और बढ़ जाएगी, और पित्त को कम करने का बेस्ट तरीका विरेचन ही है। इसलिए मैं यहाँ पे संशमन और बेसिक मेडिकेशंस को हेल्प से पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए ऊर्ध्व के मुकाबले ये मेरे लिए कृत साध्य, हार्ड है, मुझे युक्ति लगानी है, मुझे सोचना पड़ रहा है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या फॉर्मेट है। एंड देन देर इज तीर्यक, बॉडी की स्किन में से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे ना तो मैं विरेचन कर सकता हूँ,
ना मैं शमन ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कैसा हो गया, असाध्य। ऐसे ही हम बाकी डिजीज़ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कल इसके बारे में आगे की डिटेल स्टडी करेंगे। आज हमने इसकी साध्यता साध्यता को देखा है, निदान स्थान के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ें हमने देख ली। अब हम कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।